हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टेटिंग दैट assets of a firm are equal to the sum of its liabilities and capital contributed by the owner। जो फर्म की एसेट होती है वो फर्म की लाइबिलिटी और जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है ओनर ने, लाइबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर जो है फर्म की एसेट्स होती है। ऐसा हमको अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू पता चलता है। ऐसा हमको अकाउंटिंग इक्वेशन बताती है जो कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। फर्म्स की जो एसेट्स हैं उसको हम टोटल इक्विटी या टोटल क्लेम्स के नाम से भी जानते हैं और लाइबिलिटीज़ को आउटसाइडर इक्विटी भी बोलते हैं और जो कैपिटल है वो ओनर्स इक्विटी के नाम से भी जानी जाती है। स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन में जो है वो एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल नहीं दिया हुआ होता है, उसकी जगह जो है टोटल इक्विटीज़, आउटसाइडर्स इक्विटी और ओनर्स इक्विटी लिखा होता है। आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो फर्म की एसेट्स है वो लाइबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर होती है। इन केस आपको अगर कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ओनर्स इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे। और इन केस अगर आपको लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने को बोला गया है तो आप एसेट्स में से कैपिटल को माइनस करेंगे, ओनर्स इक्विटी को माइनस करेंगे। Accounting equation stress on the fact that every transaction has a two-sided effect। अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजैक्शन का जो है वो दो तरफ इफेक्ट पड़ता है। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के जो है टू साइडेड इफेक्ट होते हैं, ऑन द एसेट साइड, दैट इज ऑन द एसेट साइड, या ऑन द लाइबिलिटीज और कैपिटल साइड। फॉर एग्जाम्पल, इफ फॉर अ ट्रांजैक्शन when assets increases then either other will asset decreases। स्टूडेंट, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन है, अगर किसी एक ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी एसेट, एक एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो हो सकता है कि दूसरी एसेट्स में डिक्रीज आ जाए, और या फिर लाइबिलिटीज़ हमारी जो है वो कम हो जाए या हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाए विद एन इक्वल अमाउंट। जितने अमाउंट से हमारी एसेट बढ़ेगी उतनी अमाउंट से हो सकता है हमारी कैपिटल जो है इंक्रीज हो जाए, या जितने अमाउंट से हमारी एसेट्स में इंक्रीज आता है उतने ही अमाउंट से जो है किसी और एसेट्स में डिक्रीज आ सकता है। सो इवन आफ्टर द चेंज द एसेट विल बी अगेन इक्वल टू द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ऐसा चेंज आने के बाद भी फर्म की जो एसेट्स होंगी वो लाइबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर हो जाएगी। द अकाउंटिंग इक्वेशन शुड रिमेन इन बैलेंस एट ऑल टाइम्स। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हर बार जो है वो बैलेंस होगी। बोलने का मतलब ये है कि हमेशा जो है हमारी एसेट्स जो है वो लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर ही आएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग की वजह से। सिंस द अकाउंटिंग इक्वेशन इज गवर्न बाय द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसकी रेगुलेशन होती है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग। इसलिए इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी हम बोलते हैं। एनी परचेज और सेल बाय एन अकाउंटिंग एंटिटी हैज़ एन इक्वल इफेक्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो अगर हम कोई भी परचेज या सेल करते हैं तो उसका जो है वो इक्वल इफेक्ट पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन पर, इक्वल इफेक्ट पड़ता है बोथ साइड। जो हमारी, या तो हमारी एसेट्स जो है वो बढ़ सकती है, अगर हमारी एसेट बढ़ जाती है तो हो सकता है उतने ही अमाउंट से हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ जाए या हमारी कैपिटल भी बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो एक पार्टी है, जैसे कि राम है, वो अगर रिसीवर है, अगर वो 5000 रुपीज़ का अमाउंट जो है श्याम से रिसीव करता है तो श्याम जो है उतने ही अमाउंट को 5000 रुपये को देने वाला है। अगर राम रिसीवर है, अगर राम पाने वाला है तो श्याम जो है उस अमाउंट को पे करने वाला है। जितने भी अमाउंट से हम किसी एक पार्टी को डेबिट करेंगे उतने ही अमाउंट से हम दूसरी पार्टी को क्रेडिट भी करेंगे। इसलिए हर एक ट्रांजैक्शन का जो है वो टू साइडेड इफेक्ट होगा। अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट उतनी ही अमाउंट से
होगा। सो ये डबल एंट्री बुक सिस्टम कीपिंग है, डबल एंट्री सिस्टम है। और ऐसा ही डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही जो है अकाउंटिंग इक्वेशंस को जो है वो बनाया जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स को किया जाता है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन, द अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए हम जो है बैलेंस शीट का एक एग्जांपल ले सकते हैं। सो बैलेंस शीट आपके सामने ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। सो स्टूडेंट, जो बैलेंस शीट होती है उसके 4 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट है लायबिलिटी, सेकंड है अमाउंट, उसके बाद एसेट्स और अमाउंट। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें यहाँ पे हम लायबिलिटीज लिखेंगे, फिर अमाउंट, और राइट हैंड साइड में एसेट्स होती हैं। एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और लायबिलिटीज का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं उनका जो टोटल है वो 1,50,000 रुपीज़ है, और उतनी ही हमारी जो है वो लायबिलिटी साइड भी है 1,50,000 रुपीज़। सो हमारी कैपिटल हमारी 1 लाख रुपीज़ है, और बाकी की जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं उनका टोटल मिला करके 1,50,000 हो रहा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एसेट्स का टोटल होता है वो लायबिलिटीज़ और कैपिटल के टोटल के बराबर होता है, यानी कि जो जितनी हमारी एसेट्स होती हैं उतनी हमारी टोटल लायबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो एज पर द अबव बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट अभी मैंने आपको बताई उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इक्वेशंस को हम जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी, और ये अकाउंटिंग इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो बैलेंस दिए गए हैं, जैसे कि हमारी जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो हमारी एसेट्स कितनी थी, हमारी एसेट्स हैं 1,50,000 रुपीज़। तो यहाँ लिख देंगे 1,50,000 रुपीज़, जो किसके बराबर है, लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर। तो हमारी कैपिटल कितनी है 1 लाख, तो हम यहाँ पे 1 लाख लिख देंगे, और बाकी की हमारी लायबिलिटीज आ जाएगी 50,000। इसलिए एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल हमेशा जो है वो बराबर होता है। इन केस अगर हमने लायबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको बताया था कि हमको एसेट्स में से कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा। सो अगर हम एसेट्स 1,50,000 रुपीज़ में से कैपिटल 1 लाख को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50,000 रुपीज़, यानी कि हमारे पास लायबिलिटी 50,000 आ जाएगी। और इन केस अगर हमने कैपिटल को फाइंड आउट करना है तो हमको एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि हमको 1,50,000 में से 50,000 रुपीज़ को माइनस करना पड़ेगा, और हमारा जो आंसर है वो 1 लाख कैपिटल आ जाएगा। इट कैन सीन फ्रॉम द अबव अकाउंटिंग इक्वेशन, तो हम सी दैट बिजनेस ओज टू अदर्स बट एवर इट ओन्स। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को देख के हमको क्या पता चलता है कि जो बिजनेस के पास जो कुछ भी अपना है वो उसने दूसरों को देना है, यानी कि जितनी बिजनेस की एसेट्स है, जितनी एसेट्स का वो ओनर है उतना ही जो है अमाउंट उसने दूसरों को पे करना है। जितनी बिजनेस की एसेट्स हैं उतनी ही बिजनेस की लायबिलिटीज़ भी हैं। अगर बिजनेस की एसेट्स जो है वो 1,50,000 रुपीज़ है तो उतनी ही बिजनेस की लायबिलिटीज़ भी हैं 1,50,000 रुपीज़। सो इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि ऑल द एसेट्स ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी एसेट्स की ओनर है एक ऑर्गेनाइजेशन जो उसके पास उसके प्रोसेस में है, उसका जो अमाउंट है वो उसकी लायबिलिटीज़ के बराबर होता है, आर इक्वल टू द अमाउंट इट हैज़ एज टोटल लायबिलिटीज। एसेट्स आर नथिंग, एसेट्स कुछ भी नहीं है। एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के प्रोसेस में है, जो बिजनेस के पास है, दैट अ बिजनेस प्रोसेसेस। दीज एसेट्स आर ऑब्टेन्ड बाय यूटिलाइजिंग द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर एज ए कैपिटल। तो इन एसेट्स को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जो अमाउंट ओनर ने एज ए कैपिटल लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उसको यूटिलाइज करके हम एसेट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर जो अमाउंट आउटसाइडर ने फर्म में जो है बाय वे ऑफ लोन जो है वो लोन दे करके इन्वेस्ट किया है उसके थ्रू हम एसेट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, या बाय बीइंग क्रेडिटर्स, या क्रेडिटर के थ्रू, जैसे कि कोई पर्सन सप्लायर है, क्रेडिटर है, वो हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और हम अगर उसकी पेमेंट जो है फ्यूचर में करेंगे, इन फ्यूचर करते हैं फ्यूचर डेट में, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हम करेंगे वो उधार में होगी। सो टोटल एसेट्स, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो टोटल एसेट्स हैं हमारी बिजनेस की वो किसके बराबर होगी, लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर होती है। ऐसा हमेशा होगा कि जो हमारी एसेट्स होगी वो लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर ही होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
नेट वर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। द एक्सेस ऑफ एसेट, अगर हमारी एसेट्स ज़्यादा हैं और हमारी लाइबिलिटीज़ कम हैं तो उसके डिफरेंस को हम कैपिटल बोलते हैं। सो इसको हम ओनर्स इक्विटी या नेटवर्थ के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, देखिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस एंड इट्स ओनर हैव सेपरेट एंटिटीज़, कि जो बिजनेस है और जो ओनर है इन दोनों की सेपरेट एंटिटी है। बोलने का मतलब ये है कि जो बिजनेस है वो एक अलग पर्सन है और जो ओनर है वो एक अलग पर्सन है। सो कैपिटल इज़ द लाइबिलिटी, इसलिए जो भी अमाउंट ओनर ने इन्वेस्ट किया है एज अ कैपिटल वो बिजनेस के लिए क्या है, वो लाइबिलिटी है। सो कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवार्ड्स इट्स ओनर एंड देयरफॉर नोन एज ओनर्स इक्विटी, और इसलिए उसको ओनर इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। सिंस दिस लाइबिलिटी इज नॉट पेएबल नियर फ्यूचर, क्योंकि ये जो लाइबिलिटी है, ये जो कैपिटल है वो नियर फ्यूचर में पेएबल नहीं है, हम उसको आने वाले नियर फ्यूचर में पेएबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बिजनेस होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए चलाया जाता है। सो इसलिए इस कैपिटल को हम नेटवर्थ के नाम से भी जानते हैं। नेटवर्थ इंक्लूड्स, नेटवर्थ में क्या क्या आता है, नेटवर्थ में कैपिटल और रिजर्व्स को इंक्लूड किया जाता है। सो मॉडर्न अकाउंटेंट्स प्रेफर टू यूज इक्विटी इंस्टेड ऑफ वर्थ। सो मॉडर्न जो अकाउंटेंट्स हैं वो इक्विटी वर्ड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, वर्थ के बजाय जो है इक्विटी वर्ड को प्रेफर करते हैं। सो नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, ओनर्स इक्विटी और कैपिटल इज इक्वल टू टोटल इक्विटी, यानी कि जो हमारी एसेट्स हैं, जब हम एसेट्स में से क्रेडिटर इक्विटी यानी कि लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। सो लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस थर्ड पार्टीज आर नोन एज आउटसाइड लायबिलिटीज और क्रेडिटर्स इक्विटी। जो भी लायबिलिटी, जो बिजनेस की लायबिलिटी है किसी थर्ड पर्सन को, उसको हम आउटसाइडर लायबिलिटी बोलते हैं या क्रेडिटर्स इक्विटी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेट इनकम और नेट प्रॉफिट। तो नेट इनकम और नेट प्रॉफिट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस इज नोन एज नेट इनकम और नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। सो ग्रॉस प्रॉफिट और किसी ऑपरेटिंग बिजनेस के एक्सपेंसेस को माइनस करके जो अमाउंट हमको फाइंड आउट होता है उसे हम नेट इनकम या फिर नेट प्रॉफिट बोलते हैं बिजनेस का। सो अगर हमने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा इन केस ऑफ कंपनी। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो किसी बिजनेस के, हर एक बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स का एक पार्ट होता है और नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए जो है फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। सो नेट प्रॉफिट को इस चैप्टर में अगर हमने फाइंड आउट करना है तो उसके कुछ और भी फार्मूले हैं, जैसे कि अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, जब हम क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का होता है। जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च का होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च का पीरियड होता है। सो इन केस अगर आपके पास क्वेश्चन में 1 अप्रैल को जो कैपिटल दी होगी, जैसे 1 अप्रैल को हमारे पास यहाँ पे 50,000 की कैपिटल दी है तो हम इसको ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे, हम इसको ओपनिंग कैपिटल कहेंगे। और इन केस अगर हमारे पास 31 मार्च को 60,000 की अगर कैपिटल दी है तो हम इसे क्लोजिंग कैपिटल के नाम से बुलाएंगे। सो ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो 1 अप्रैल को जो भी बैलेंस दिया होता है आपको, चाहे वो एसेट्स का हो, लायबिलिटीज़ का हो, कैपिटल का हो, वो ओपनिंग बैलेंस होता है। तो इसलिए 50,000 का जो अमाउंट है 1 अप्रैल को उसको ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे और 31 मार्च को जो हमारे पास बैलेंस दिया है 60,000 का, वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है
कि जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, और अगर हम ओपनिंग कैपिटल में से क्लोजिंग कैपिटल को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट लॉस आता है। सो क्वेश्चन में कई बार आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो डायरेक्ट दी होती है, सो आप फार्मूला लगा के इसको कर सकते हैं। पर इन केस अगर आपको ऐसा ना दिया हो तो क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला और भी है। जब हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, सो ड्राइंग्स जो है जब अपने पर्सनल पर्पस के लिए ओनर पैसे बिजनेस से निकालता है, कैश निकालता है, तो हम उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। सो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, और जो एडिशनल कैपिटल कोई अगर बिजनेस ओनर ने बिजनेस में लगाई है तो उसको माइनस कर दिया जाएगा, और ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दिया जाएगा। जो हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा वो प्रॉफिट होगा। सो स्टूडेंट, इन केस अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी गई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो स्टूडेंट, जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको कॉपी में जो है नोटबुक में नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने जा रहे हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट। सो ये जैसे आप फॉर्मेट बना सकते हैं कॉपी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पर्टिकुलर्स लिखेंगे, फिर सेकंड कॉलम अमाउंट का, और उसके बाद फाइनल अमाउंट का। सो अगर आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, वो भी ओपनिंग कैपिटल, तो आप उसको फाइनल अमाउंट में लिखेंगे, ये 5 लाख है। और जो एडिशनल कैपिटल है, अगर बिजनेस ओनर ने जो है वो फाइनेंशियल ईयर के बीच में कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 40,000 को। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में पे जो इंटरेस्ट पड़ता है, जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो बिजनेस के ओनर के लिए इनकम होती है, इसलिए इसको कैपिटल में ऐड किया जाता है। और जो प्रॉफिट है उसको भी हम कैपिटल में ऐड करते हैं। तो इन तीनों अमाउंट्स को हम प्लस करके जो है यहाँ पे लिख देंगे, जो 2,50,000 आ रहा है, और उसको ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 7,50,000 आ गया। सो इसमें से ड्राइंग्स को माइनस कर दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी माइनस कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे 15,000 रुपीज़ को हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास एंड में जाकर के जो कैपिटल आएगी उसको हम क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। तो इस तरीके से आप क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आप क्लोजिंग कैपिटल में से 5 लाख को माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट। और इन केस अगर आपको क्वेश्चन में लॉस दी है तो उस केस में क्लोजिंग कैपिटल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो यहाँ ये बताया गया है। जैसे कि आपके पास कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, और एडिशनल कैपिटल आपने जो लगाई है वो 40,000 की है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 का है, तो 50,000 यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे। और जो लॉस है स्टूडेंट, जो लॉस होती है वो कैपिटल से माइनस होती है, इसलिए हम यहाँ पे 50,000 को माइनस करेंगे। और स्टूडेंट, जो अकाउंट्स में जब भी किसी आइटम को माइनस किया जाता है, किसी आइटम के अमाउंट को, तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। लेस ड्राइंग्स को माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी माइनस करेंगे, और इनके टोटल को हम फाइनल जो है कॉलम में लिख देंगे 65,000 रुपीज़। तो माइनस करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगी क्लोजिंग कैपिटल। सो इन केस अगर आप ओपनिंग कैपिटल में से क्लोजिंग कैपिटल को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, लॉस। हमारे पास नेट लॉस आ जाएगी। इन केस अगर हमारी ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा है और हमारी क्लोजिंग कैपिटल कम है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है लॉस। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो स्टूडेंट, अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो है वो क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट किया है। अब हम ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। इन केस अगर आपके पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो आपको ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप यहाँ फॉर्मेट बना देंगे। तो कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल 7,35,000 की है, इसमें हम ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स, जब भी हमने ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना होगा तो जो फार्मूला होगा वो उल्टा हो जाएगा, तो हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी ऐड करेंगे। सो यहाँ पे जो है ऐड करके लिख देंगे 7,50,000 रुपीज़। और जो भी एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट है उसको हम लेस कर देंगे। लेस करके यहाँ पे लिखेंगे 2,50,000 लेस कर देंगे, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ओपनिंग कैपिटल 5 लाख। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल जो है वो 5 लाख ही थी।
स्टूडेंट, अगर आपने ओपनिंग कैपिटल में से क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना है तो जो एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको ऐड किया जाता है और लॉस्ट ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस किया जाता है और प्रॉफिट को ऐड किया जाता है, एडिशनल कैपिटल को ऐड किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड किया जाता है। ध्यान से आप देख सकते हैं ये तीनों अमाउंट जो है यहाँ पे हमने ऐड किए हैं और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेस किया है किसमें, ओपनिंग कैपिटल से। अगर आपने क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना है तो यहाँ फार्मूला उल्टा हो जाएगा, यहाँ हम ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अब ऐड करेंगे और एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट को लेस करेंगे तो हमारे पास जो है ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। इन केस अगर हमको क्वेश्चन में लॉस दिया है तो हम किस तरीके से ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे तो ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल 4,85,000 की 4,85,000 रुपीज़ की दी गई है। तो इसमें ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस को हम ऐड कर देंगे और ऐड करके हमारे पास यहाँ पे 5,50,000 रुपीज़ आ जाएगा और इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एडिशनल कैपिटल को हम माइनस कर देंगे। सो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल का 5 लाख, जो हमारे पास जो है स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे 5 लाख की ओपनिंग कैपिटल थी। सो आई होप आपको ये सारी बातें जो है वो समझ में आ गई।